नमस्कार श्रोताओं। स्याही बलू और रचना संसार के माध्यम से मैं इंद्र सिंह ठाकुर फिर आप लोगों के बीच एक कहानी के साथ। कहानी है आनंद मरते नहीं। इसे लिखा है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। जीवन के इस कुदरती रंगमंच में कभी कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो वे रंग जिंदगी में भी रंग भर जाते हैं, दिलों में गहरे उतरकर न सिर्फ पोर पोर पुलकित कर जाते हैं, बल्कि जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का जज्बा भी जगा जाते हैं। शरत भी इन्हीं जीवंत किरदारों में एक था। हर पल ताजगी से भरा जीवन और उसको जी भर भरकर जीना, कांटों की सेज में भी फूल सा खिला रहता था वह। बीहड़ जीवट का धनी था। जिंदगी इम्तिहान पर उतर आई तो भी माथे पर जरा सा बल नहीं। उल्टा समझाने लगता, यार कितनी लाख योनियों की जद्दोजहद से मिलता है ये मानूस जीवन, उसे भी हम ढंग से न जी पाएं तो लानत है। इसलिए जितना भी जियो जी भरकर जियो। गजब का जज्बा था उसमें, ये जानते हुए भी कि पता नहीं कब मौत दस्तक दे दे, उसे कुछ फर्क ही नहीं। रात भर यही सब सोच मैं करवटें बदलता रहा। कल ही ऑफिस में राजीव मिलने आया था। बातों बातों में पुराने दिन याद हो आए। हम दोनों गहरे मित्र थे। सालों बाद यह मिलना हो रहा था। एक एक कर सब साथियों की कुशल क्षेम पूछी तो भला शर्त कैसे छूट सकता था। वह भी बहुत सी करीबी रिश्तों में एक था हम लोगों का, मित्रता से। काफी दिनों से उससे भी मुलाकात नहीं हो पाई थी मेरी। तू शरत से कब मिला? अचानक कुछ भारीपन सा आ गया राजीव की आवाज में। यार बहुत दिन हो गए उससे मिले। आज ही उसे फोन करता हूं। इस बार का सप्ताहांत उसी के नाम। शर्त का जिक्र आते ही उसका प्रफुल्लित चेहरा आंखों में उतर आया। क्या मस्त बंदा था। जहां भी जाता उसी के चर्चे रहते। खूब हंसमुख व जिंदा दिल। महफिलों की तो वह रौनक रखता था। सब उसके चाहते थे। पर मैं कुछ आगे बोलता, वह कुछ गंभीर सा होकर बोला, इस सप्ताह के अंत में तो शायद वह नहीं मिल पाए, लेकिन फोन पर पता कर लेना वह दिल्ली से कब लौट रहा है। यार वह बहुत बीमार है, उसे कैंसर हो गया है। मेरा तो जैसे दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। कुछ देर तो कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या कह रहा है यार तू? कुछ बोले बगैर उसने हल्के से सिर हिलाते हुए संकेत दिया, मतलब यह बात सही है। थोड़ी देर हम दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर धीरे धीरे राजीव ने सारी व्यथा कथा सुना डाली। उसे एक दो बार फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत हुई।
अपने लापरवाह स्वभाव के चलते चलते उसे हल्के से लिया। लेकिन जब परेशानी बार बार सर उठाने लगी तो पत्नी ने दिल्ली जाकर दिखाने पर जोर दिया। टेस्ट में पता चला दोनों फेफड़े कैंसर से बुरी तरह ग्रस्त हो चुके हैं। इस बार तो कीमोथेरेपी भी हो चुकी है, लेकिन कैंसर बहुत फैल चुका है, लगभग अंतिम अवस्था में है। कुछ देर फिर मौन पसरा रहा। मन बहुत खराब हो गया। बाकी औपचारिक बातें निपटाकर राजीव चल दिया। मैं फिर वहीं कुर्सी पर आकर निढाल सा पड़ा रहा। शरत और मैं कॉलेज के ज़माने से दोस्त थे, बड़े जिगरी। उसके मस्तमौला स्वभाव का मैं मुरीद था। पढ़ने में वह काफ़ी तेज था, किंतु भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं, बेफिक्र। हर पल वो बिंदास जीना चाहता था। कभी कभार नौकरी को लेकर मुझे तनाव में देख वो झिड़क देता। यार तू तो बेकार ही टेंशन करता है, जिसने पेट दिया है वह खाना भी देगा। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए ज़िंदगी में, बस मस्त रहो। वह ठहाका लगाकर पीठ ठोंकता, चलो अभी आते हैं। फिर हम एकांत में कहीं टहलने निकल जाते। वह घूमने का बेहद शौकीन था। इसी शौक के चलते उसने पर्यटन में डिप्लोमा किया और फिर पर्यटन विभाग में ही नौकरी पा गया। अब तो रोजगार भी हो गया, उम्र बढ़ती जा रही है, माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। लेकिन वह टालता रहा। नौकरी से जितना भी समय मिलता वह घूमने में ही निकाल जाता। अति हो गई तो माँ बाप की बात माननी पड़ी। जब उसकी शादी हुई तब तक मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका था। वह जितना लापरवाह था, पत्नी उतनी ही समझदार। उसने शरत का बिखरा घर ही नहीं, जीवन भी संभाल लिया था। अब वह 2 बच्चों का पिता था, पर अचानक यह आसमान कैसा टूट पड़ा। घर वालों का तो बुरा हाल होगा। संपर्क करने पर पता चला वह 2 दिन बाद आ रहा है। कुछ दिन यहाँ रहकर फिर कीमोथेरेपी के लिए दिल्ली चला जाएगा। 2 दिन बाद मुझे शरत से मिलने जाना था। समझ नहीं आ रहा था कैसे सामना करूंगा उसका। भाभी तो और भी टूट गई होंगी। मेरे पास तो उसे सांत्वना देने के लिए शब्द भी नहीं थे। जिस दिन उससे मिलने जाना था, उससे पहली रात मैं सो नहीं पाया। क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका भी क्या हाल होगा, मैं सिहर उठता। मन ही मन ईश्वर को कोसता कि भगवान, तू भी ऐसे इंसानों का ही इम्तिहान लेता है। आखिर उसे किस किए की सजा दे रहा है तू। बड़े भारी मन से अगले दिन शाम को मैं पत्नी के साथ शरत के घर जा पहुंचा। देखा बाहर अजीब सी खामोशी पसरी है। न बच्चों का शोर शराबा, न किसी की बोलने की आवाज। घंटी बजने के थोड़ी देर बाद शरत के बहनोई ने दरवाजा खोला। भाभी जी वहां पर नहीं थी। शरत हमारी ओर पीठ किए हुए कुछ लिख रहा था। मुझे जैसे लकवा मार गया। मैं गूंगा हो गया हूं। मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। इतने में शरत पीछे मुड़ा और मुझे देखते ही खड़ा हो गया। अरे तू कब आया? उसने सवाल किया और फिर मुझे मौन देखकर उसने चुटकी ली। अबे कुछ तो बोल, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर गया हूं। कैसा है तू? कहते हुए मैं उसके गले लग गया। कैसा दिख रहा हूं तुझे?
पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट और चुस्त। वह बोला और फिर अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में उसने जोर का ठहाका लगाया। हमारी आवाज़ सुनकर भाभी जी किचन से बाहर निकल आई। मैं और शत बातों में मशगूल हो गए। उसका बेफिक्र अंदाज देख मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं उसे कैंसर की बात छुपाई तो नहीं गई है, या फिर कहीं राजीव से ही उसकी बीमारी को समझने में कोई भूल तो नहीं हुई। मेरी पत्नी उठकर शरत की पत्नी के साथ दूसरे कमरे में चली गई तो शरत ने अपनी बीमारी के बारे में बात करना शुरू किया। देख यार, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। अब जितना भी जीना है, अगर वो दिन भी मर मर कर काटूं तो अपने साथ सबको तिल तिल कर मारूंगा। इसलिए जितने दिन बचे हैं उन्हें जिंदा दिली से जियो। वह बोले जा रहा था और मैं तो किसी दूसरी ही सोच में डूब गया था। किस माटी का बना है यार तू, इतना बड़ा खतरा और तुझ पर शिक नहीं। मैं तो सांत्वना देने आया था और तू है कि उल्टे मुझे हिम्मत बंधा रहा है। बस मुझे समझा रहा था वह तो बहुत भाग्यशाली है कि उसे पता है कितने दिनों बाद मरना है। इसलिए जो भी दिन बचे हैं उन्हें भरपूर जियो। वो लोग तो बेवकूफ़ हैं जो उस दिन के डर से उसी पल जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। फिर मेरे कंधे झकझोर कर मेरी तंद्रा तोड़ते हुए बोला, यार सुना है कीमियोथेरेपी से बाल उड़ जाते हैं, लेकिन गंजा होकर भी स्मार्ट लगूंगा मैं, क्यों? फिर उसका ठहाका गूंजा। कुछ देर रुककर हम दोनों वापस चले आए। रास्ते भर वही चर्चा, वही बातें जो अतीत में किया करते थे। पत्नी ने मुझे भाभी जी के बारे में बताया तो मैं उनका और भी कायल हो गया। उसका कद मेरी नज़रों में शरत से भी बड़ा लगने लगा। शरत तो महान था ही, वह अपनी बीमारी का रोना किसी के आगे नहीं रोना चाहता था, पर भाभी जी उसका दिल रखने को अपने कलेजे पर पत्थर रखे थी। अपने अंदर उमड़ती भावनाओं की उस सागर रूपी लहरों की एक एक बूंद अंदर ही जज़ब किए थे वो। वह मनी मन रोती, पीड़ा असह्य होती जाती तो मन हल्का करने को घर से किसी कोने में चुपचाप आंसू बहा आती। और घर का वही कोना उसका एक मात्र सहारा होता। लेकिन शर्त के सामने वह चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बिखेरे रहती। उसे देख तो लगता ही नहीं था कि उसका पति इतना गंभीर बीमार भी है। यहां तक कि आने जाने वाले तो यह भी कहने से नहीं चूकते कि उसे देखकर तो लगता ही नहीं कि उसका पति इतना बीमार है। यह पीड़ा उसने स्वयं में जताई भी और स्वयं से भी। घर परिवार वाले टूटेंगे तो मरीज और टूट जाता है। हरदम रोते विलखते रहेंगे तो क्या हालत होगी उनकी। इसलिए हम उन्हें महसूस ही नहीं होने देते कि वह बीमारी की वजह से और टूट सके। उसे हर पल खुश रखने की जितोड़ कोशिश में ही लगे रहते हैं हम, तो लोगों को क्यों परेशानी है। महान है भाभी जी। शरत के घर जाने से पहले मैं जितने तनाव में था, वापस लौटते हुए उतना ही हल्का महसूस कर रहा था। मुझे तो फक्र था, लेकिन आज भाभी के लिए कितना जिंदा दिल है मेरा दोस्त। आज शरत से मिलकर मुझे अनायास ही आनंद फिल्म के हीरो की याद आ गई। वह हमारे काल्पनिक जीवन में रंगमंच का पात्र था, पर यह आनंद तो जिंदगी के असली रंगमंच का पात्र है।
जो हमेशा हमारे दिलों में धड़कता रहेगा। स्याही ब्लू और रचना संसार के माध्यम से आज की यह क्या कहानी यहीं संपन्न होती है। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।